आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस इन मुस्लिम लॉ। मेंटेनेंस का मतलब है कि हम जो डिपेंडेंट्स हैं उनको आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। नफाक जो है ये एक अरेबिक टर्म है। इसका मतलब है कि हस्बैंड के ऊपर एक लायबिलिटी है कि उसे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम किसी को मेंटेन करते हैं तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हम उन चीजों को अवेलेबल कराते हैं जो नेसेसरी हैं। नेसेसरी जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स एंड रेजिडेंस। थ्री कॉजेज विच मेक्स मेंटेनेंस ओब्लिगेटरी आर। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग तीन कंडीशंस हैं जब ओब्लिगेशन अराइज होती है किसी को मेंटेन करने की। एक है मैरिज। अगर मैरिज हुई है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को क्या करे, मेंटेन करे। सेकेंड वन इज रिलेशनशिप। अगर आपके पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं या फिर इंडिजेंट रिलेटिव्स हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी कि आप उन्हें भी क्या करें, मेंटेन करें। ओनरशिप। अगर आपका कोई स्लेव है तो ओनर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी मेंटेन करे, उसको भी बेसिक जो नेसेसरी चीजें होती हैं वो सब प्रोवाइड करे। ओनरशिप जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटेनेंस ओब्लिगेटरी इन मुस्लिम्स आर। हम दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक तो मैरिज और एक रिलेशनशिप। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज ओब्लिगेटरी फॉर द हस्बैंड बाय रीजन ऑफ हर बीइंग हिज वाइफ। अगर मैरिज हुई है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को क्या करे, मेंटेन करे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है ड्यू टू मैरिज। सेकेंड वन इज, अगर कोई इंडिजेंट रिलेटिव है तो आपको उसे भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है, आप भी गरीब हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन करें। नहीं, आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि आप उस इंडिजेंट रिलेटिव को मेंटेन कर सकते हैं। तो इंडिजेंट रिलेटिव को मेंटेन करने का एक ओब्लिगेशन है, लेकिन ये कंडीशन के साथ है। इसको कोलेटरल्स बोलते हैं। कोलेटरल्स का मतलब है अ पर्सन हैविंग द सेम एंसेस्टर एज अनदर बट थ्रू अ डिफरेंट लाइन आर कॉल्ड कोलेटरल्स। नेक्स्ट वन इज, अगर पेरेंट्स है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, मेंटेन करें। अगर बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को क्या करें, मेंटेन करें। जैसे ए है, इसके दो बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लड़की को और अपने लड़के को क्या करे, मेंटेन करे। ये उसके क्या है, डिसेंडेंट्स हैं। तो अडल्ट सन ही इज इंडिजेंट। अगर मैरिड डॉटर है लेकिन वो गरीब है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अगर वो डिमांड करे तो। अनमैरिड डॉटर है, माइनर सन है, सबको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ये एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए। ए है, ए के पेरेंट्स हैं, फादर और मदर। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको भी क्या करे, मेंटेन करे। अब ये असेंडेंट्स हैं। अब ये इनसे डिमांड कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, अपने चिल्ड्रन से डिमांड कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन से कर सकते हैं। सो टू मेंटेन असेंडेंट्स द लायबिलिटी ऑन चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। लेकिन अगर कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव के कंडीशन में आती है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एप्लीकेबल होगा अगर रिलेटिव्स को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हनफी लॉ। हनफी लॉ के अंदर क्या है, अगर रिलेटिव हैं तो वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि उनके पास कोई दूसरा और मीन्स नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके। अगर ऐसा है तो मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शिया सेक्ट, कोलेटरल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ को हम दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, दूसरा इंडियन लीगल सिस्टम। सो प्री इस्लामिक एरा जो था उसमें महिलाओं को मलकियत समझते थे लोग अपनी, मतलब प्रॉपर्टी। महिलाओं के पास कोई राइट नहीं था, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी, पॉलीगैमी था, डाइवोर्स बहुत कॉमन थे। उसके अलावा महिलाओं के पास इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था, इकोनॉमिकली महिलाएं बहुत ज्यादा वीक थी। उसके अलावा कंप्लीटली हस्बैंड पे क्या थी, डिपेंड थी। अब हस्बैंड की डिस्क्रिएशन है कि वो उनको मेंटेन करे और ना करे, लेकिन अगर मेंटेन करता था तो कस्टम्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करता था, जो ट्राइबल कस्टम्स थे उनके अकॉर्डिंग मेंटेन करता था। लेकिन उसके बाद आया इस्लाम। इस्लाम आया तो इस्लाम ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए। कुरान एंड हदीस ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ वाइफ। सूरा अल निशा के अंदर बताया गया है कि मैन जो है वो प्रोटेक्टर है फीमेल का, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू फीमेल। हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को क्या करता है, गार्ड करता, प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपने हस्बैंड के प्रति क्या रहे, ओबीडिएंट रहे। अगर वो ओबीडिएंट नहीं रहेगी तो एलिजिबल भी नहीं है मेंटेनेंस के लिए। सूरा अल तलाक, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे, चाहे वो इरिवोकेबल तलाक दे या फिर रिवोकेबल तलाक दे, तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो महिला को इद्दत के समय पर मेंटेनेंस दे। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि वो उसे मेंटेन करे अंटिल शी गिव द बर्थ, जब तक बच्चा जन्म ना ले तब तक वो उसे क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इन केस अगर मिसकैरेज हो जाए तो भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी पीरियड है वो अगर एंड नहीं होता तो तब तक उसे क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अगर बच्चे को जन्म दिया तो जन्म के बाद अगर वो उसे ब्रेस्ट फीड करती है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इसमें बताया गया है इफ दे ब्रेस्ट फीड फॉर यू देन गिव देम देयर पेमेंट्स, तो आप उन्हें पेमेंट करें क्योंकि उन्होंने अपने आपके बच्चे को क्या किया है, नरिश किया है। तो मेरे को बड़ा अनोइंग लगा ये। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, अब मेंटेनेंस ऑफ वाइफ जो है वो ऑब्लिगेटरी है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वाइफ जो है वो मुस्लिम है या किताबिया है, मैरिज हुई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफिलुएंट है या इंडिजेंट है। बेशक वाइफ के पास कितना भी पैसा हो या वो आपसे रिच हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो इंडिजेंट है तब भी आप उसे अपने ही स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो वाइफ हेल्दी हो चाहे वो सिक हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे हर कंडीशन में। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ आफ्टर द मैरिज, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ड्यूरिंग इद्दत एंड नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ वाइफ आफ्टर डाइवोर्स। हस्बैंड ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज वाइफ आफ्टर मैरिज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। जब हमने कुरान की एक आयत पढ़ी तो उसमें बताया गया कि हस्बैंड जो है वो प्रोटेक्टर है वाइफ का, तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, हस्बैंड की सभी रीजनेबल कमांड्स को ओबे करे। इफ शी फुलफिल हर मैरिटल ऑब्लिगेशंस, अगर वाइफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे मतलब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे तो वो एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए। अगर वो हस्बैंड की सारी रीजनेबल कमांड्स को मानती है तो वो एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए। वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस even she disobey husband in the following condition. If she is disobedient because of valid reason, if she leaves her husband house with valid reason, if she is ill or otherwise unable to fulfill her duties, and the last one is any other mutual agreement between husband and wife regarding maintenance can also play a major role. अब अगर हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएलिटी करता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस करता है या फिर उसको वाइफ को वाइफ होने के कंप्लीट राइट्स नहीं प्रोवाइड करता है या फिर उसे प्रिवेंट करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, तो वाइफ के पास कंप्लीट राइट है कि वो हस्बैंड को डिसोबीडिएंट कर सकती है या फिर हस्बैंड के घर को छोड़ के जा सकती है। या फिर हस्बैंड किसी कंक्यूबाइन को रखता है, हस्बैंड मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करता बिकॉज ऑफ माल फॉर्मेशन या फिर इलनेस की वजह से, या फिर हस्बैंड एब्सेंट है घर से विदाउट एनी रीजनेबल कोज, या फिर हस्बैंड ने प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, तो वाइफ के पास राइट है कि वो डिसोबीडिएंट भी कर सकती है हस्बैंड को या फिर घर को छोड़ के जा भी सकती है, लेकिन फिर भी वो एलिजिबल होगी मेंटेनेंस के लिए। पॉइंट नंबर 4 मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट। मुस्लिम्स में जो मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशंस मेंशन की हैं कि जिन कंडीशंस में वाइफ फिर भी मेंटेनेंस के लिए लायबल होगी, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वाइफ क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज रिगार्डिंग मेंटेनेंस, एग्जांपल इफ द पार्टीज एग्री दैट द वाइफ विल लीव सेपरेटली फॉर वैलिड रीजंस एंड हस्बैंड स्टिल बी ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, तो एग्रीमेंट में अगर कुछ मेंशन है तब भी वाइफ क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। खर्चाए पानदान, खर्चाए पानदान को बैटल बॉक्स भी बोलते हैं और मेवा खोरी भी बोलते हैं। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं, या तो मैरिज के समय या मैरिज के बाद भी फिक्स किए जा सकते हैं। ये अलाउंसेस हस्बैंड के द्वारा भी फिक्स किए जा सकते हैं और गार्जियंस के द्वारा भी फिक्स किए जा सकते हैं अगर हस्बैंड माइनर है तो। और इन अलाउंसेस पे वाइफ का कंप्लीट राइट है, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है कि उस पैसे को कहाँ पर स्पेंड किया। ये मेनली जो हाई रैंक फैमिलीज होती थी वही फिक्स करती थी। वाइफ डू नॉट लूज द राइट ऑफ मेंटेनेंस, कब कब वाइफ जो है मेंटेनेंस का राइट लूज नहीं करती। इफ हस्बैंड कीप्स अ कंक्यूबाइन, हस्बैंड इज गिल्टी फॉर क्रुएलिटी, if she refused the access of husband on the lawful grounds, if marriage is not consummated because husband not attained puberty,
बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब माल फॉर्मेशन, हस्बैंड एब्सेंस फ्रॉम हर विदाउट हर प्रायर परमिशन या फिर अनरीजनेबल कोज। वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस, मतलब कब वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। लीव द कंजुअल डोमिसाइल मैरिटल हाउस विदाउट एनी वैलिड रीजन, रेफ्यूज एक्सेस टू हस्बैंड विदाउट एनी वैलिड रीजन, वाइफ नॉट ओबीडियंट टू रीजनेबल कमांड्स ऑफ हस्बैंड, रेफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड विदाउट एनी वैलिड रीजन, शी इलोप्ड विद समबडी मतलब भाग जाए घर से किसी के साथ, शी हैज बीन इम्प्रिजन्ड, शी deserted from husband and did not perform marital obligation, she made agreement of desertion on the second marriage of husband। So next is maintenance of wife during iddat period, कि एक तो ड्यूरिंग नेचुरल इद्दत पीरियड पढ़ेंगे हम, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड एक्सटेंडेड ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से अगर एक्सटेंड हुआ है इद्दत पीरियड तब भी हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इफ द वुमेन हैड मिसकैरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इद्दत, अगर मिसकैरेज हो जाए तो भी हस्बैंड की ड्यूटी होगी कि वो अपनी वाइफ को क्या करेगा, जो लेफ्ट ओवर पीरियड है तब तक मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। सो the husband is obliged to provide maintenance to his wife like housing, clothes and basic facilities which are required. The obligation is irrespective of the reason of divorce। जो तलाक है वो रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो, हस्बैंड की ड्यूटी होगी कि इद्दत के टाइम पर वो क्या करेगा, वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। और वाइफ के पास राइट है, अगर वो चाहे तो हस्बैंड के घर पे स्टे कर सकती है ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। अगर उसे लगता है कि वो वहां पे सेफ नहीं है तो वो अपने घर जाके ऑब्जर्व कर सकती है इद्दत पीरियड, अदरवाइज उसके पास राइट है हस्बैंड के घर में ही इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर सकती है। हस्बैंड की ड्यूटी होगी कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इन केस वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा मेंटेनेंस। इद्दत पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। इद्दत पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन कंटिन्यूज अंटिल शी गिव्स बर्थ। This extended period ensure the paternity of the child and provide time for the husband to fulfill his responsibility toward wife and unborn child। हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल केयर और जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं वो सब प्रोवाइड करें। पोस्ट बर्थ मेंटेनेंस आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद भी हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चे को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। This includes providing financial support for the child upbringing, education and general welfare। अगर वाइफ ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को तो एंटाइटल है किस चीज के लिए, पेमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसने उसके बच्चे को क्या किया है, नरिश किया है, सर्विस प्रोवाइड की है। मेंटेनेंस इन केस द नेचुरल इद्दत पीरियड एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी वुमेन इज ऑब्जर्विंग इद्दत एंड शी हैड मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज हो जाए तो क्या होगा। इन दैट केस हस्बैंड इज स्टिल लायबल टू मेंटेन हर until the natural pregnancy period doesn't end। अगर 7वें महीने में मिसकैरेज हो जाए, नेचुरल टाइम पीरियड क्या है प्रेगनेंसी का, 9 मंथ, तो जो टाइम पीरियड बचा है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तब तक वाइफ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज वाइफ मेंटेनेंस इन मुस्लिम लॉ एंड सीआरपी सेक्शन 125। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग वाइफ सिर्फ एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए टिल इद्दत पीरियड, लेकिन सेक्शन 125 क्या है, सेक्युलर इन नेचर है। मुस्लिम महिलाओं के पास राइट है कि वो 125 के अकॉर्डिंग कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। सो एज पर सेक्शन 125 सीआरपीसी फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, मतलब वाइफ के पास राइट है, चिल्ड्रन के पास राइट और पेरेंट्स के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। और आप किसको लगेगी कंप्लेन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 125 के अंदर इंक्लूडेड है वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, अगर माइनर है तो चाहे मैरिड भी हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों हर कंडीशन में मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। बच्चे चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो लेकिन मेजर हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली इंजर्ड हैं, मतलब अनेबल टू मेंटेन, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। अगर डॉटर है और उसकी मैरिज हो जाए, सेक्शन 125 में एलिजिबल नहीं है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो गरीब है मैरिज के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, अगर माँ और बाप अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरिम मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस आएगा, शुड बी गिवन अंडर 62 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। शाहबानो केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि मुस्लिम महिलाओं के पास राइट है सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि ये सेक्युलर इन नेचर है, तो शाहबानो को मेंटेनेंस दिया गया। फिर उसके बाद
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 आया। उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते ये कानून बनाया गया कि मास एजिटेशन था और वोट बैंक की राजनीति होती है हमारे देश में, तो उसके चलते सरकार ने ये कानून बनाया, जिसके अंतर्गत बोल दिया कि हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वाइफ को मेंटेन करने के लिए आफ्टर इद्दत पीरियड। डैनियल लितिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। अब जो ये केस आया, इसमें सवाल उठाया गया कि ये जो एक्ट है 1986 का, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो कोर्ट ने इसमें जस्टिफाई किया कि मुस्लिम महिलाएं अगर क्लेम करती हैं मेंटेनेंस के लिए अंडर दिस एक्ट 1986 एक्ट, तो उन्हें इतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि अगर जब तक वो दूसरी मैरिज ना करे तो अपने आप को मेंटेन कर सके, या फिर अगर वो मैरिज ही ना करे तो थ्रू आउट लाइफ वो अपने आप को मेंटेन कर सके। डैनियल लितिफी केस में कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो ये एक्ट आया 1986, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया कि ये वैलिड है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे और सेक्शन 125 को पढ़ेंगे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ ये बोलता है कि मुस्लिम महिलाएं इद्दत के समय तक ही क्या होंगी, एलिजिबल होंगी। कानून का नाम भी क्या है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, मतलब ये एक पर्सनल लॉ है, इसका सेक्युलर लॉ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अगर ये इन्फ्रिंज करता सेक्युलर लॉ को तो शायद इसकी जजमेंट कुछ और होती, लेकिन ये ऐसा नहीं करता ये कानून, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है कि इद्दत के पीरियड तक ही आप एलिजिबल होंगे, जो कि इस्लामिक लॉ पहले से बोलता था, सिर्फ उसको अब रिटन फॉर्म में कर दिया। एरियर्स ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैरिज हुई है तो उसको क्या करे, मेंटेन करे। अगर डाइवोर्स हुआ है तो इद्दत के समय पे मेंटेन करे। अगर वो उस टाइम पे मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता तो एरियर्स है, मतलब ड्यू अमाउंट है जो हस्बैंड को पे करनी पड़ेगी वाइफ को। वाइफ डिमांड कर सकती है अंडर सेक्शन 125 और पर्टिकुलरली शफई लॉ के अंदर भी ये वैलिड है। ये है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसे आप पढ़ लीजिए, मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है। मेन सेक्शन है सेक्शन 3। कोलेटरल्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज असेंडेंट्स। Maintaining one's parents is a fundamental duty. Children are required to provide financial and emotional support to their parents if they are in need. Descendants. Minor children, unmarried daughter, married daughter if she is poor, adult son if he is indigent. ये मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 125 में मैरिड डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। हनफी लॉ के अकॉर्डिंग अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्या करे, मेंटेन करे। फादर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन शिया लॉ के अकॉर्डिंग अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उसे मेंटेन करने की। इंपॉर्टेंट केसेस हैं, शाह बानो केस हम कर चुके हैं, डैनियल लतीफी केस कर चुके हैं, नरगिस बानो केस 2003। इसके अंदर सवाल ये था कि अगर मेंटेनेंस 125 के अंदर दिया जाएगा, ठीक है, डाइवोर्स महिला के लिए, तो ऑब्लिगेशन हस्बैंड के ऊपर कब तक अराइज होगी। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड कर दिया, ये सेक्शन 124 नहीं 125 है, तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि वाइफ कुड क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एंड दैट द मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 125 वाज नॉट नेगोशिएटेड बाय द पर्सनल लॉ। कि जो पर्सनल लॉ है उसके कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सेक्शन 125 पर। ऐसा नहीं होगा कि 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं, उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगी सेक्शन 125 तक। नेक्स्ट इज नूर शबा बेगम केस 2004। अब ये क्लेम करती है मेंटेनेंस के लिए, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी और अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा। अब एज पर द मुस्लिम लॉ ड्यूरेशन इद्दत पीरियड है। ये जो सारे सवाल अराइज हो रहे थे ये क्यों थे, क्योंकि जो 1986 का जो कानून बना उसके माइंड में कंफ्यूजन हुई कि क्या 125 जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, क्या वो इद्दत के बियॉन्ड भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या मेंटेनेंस होगा। तो कोर्ट ने हेल्ड कर दिया, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि पर्सनल लॉज रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सेक्शन 125 को। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर इन नेचर है, वो एक स्टैट्यूटरी कानून है। नेक्स्ट इज गुलशार अली वर्सेस मुमताज फातिमा 1984। ये 1984 मतलब शाह बानो के केस से पहले का केस है। इसमें जो डिसीजन था वो फातिमा के फेवर में था। कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था सेक्शन 125 के अंतर्गत मुस्लिम वुमेन्स के पास राइट है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट इज अली वर्सेस सुफेरा 2002 केस के अंदर इशू था वेदर अ मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी डिस्पाइट द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इसमें कोर्ट ने हेल्ड कर दिया
कि पर्सनल लॉज हैं वे नहीं रिस्ट्रिक्ट करते स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को। तो मुस्लिम महिलाओं के पास राइट है कि वो सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं डाइवोर्स के बाद भी। अली अकबर वर्सेस फातिमा 1929 प्राइवी काउंसिल केस एंड द ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैन बेगम 1933 प्राइवी काउंसिल केस। ये खर्चाए पानदान के केस थे दोनों। और आज की जो हमारी वीडियो थी मेंटेनेंस की, उसको यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।